हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय न्यायिक संहिता के बारे में। इसको हम चैप्टर फर्स्ट से शुरुआत करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ और लागू होना। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। नंबर 2, यह उस तारीख को प्रकट होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सके। यह धारा बता रही है कि यह कानून किस पर कैसे और कहाँ लागू होता है। इसके 6 मुख्य हिस्से हैं। पहला नाम, इस कानून का ऑफिशियल नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। लागू होने की तारीख, यह कानून उस तारीख से लागू हो माना जाएगा जो केंद्र सरकार अपने सरकारी गैजेट राजपत्र में नोटिफाई करेगी। सरकार इसके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तारीख पर भी लागू कर सकती है। अब बात करते हैं पॉइंट 3 के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोक के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। नंबर 3 बताता है कि भारत के भीतर अपराध, कोई भी व्यक्ति चाहे वह भारत का हो या विदेश, अगर भारत की सीमा के अंदर इस कानून के खिलाफ कोई काम करता है या कोई ऐसा जरूरी काम छोड़ देता है लोग जो उसे करना चाहिए था, तो उसे इसी कानून के तहत सजा मिलेगी। अब पॉइंट 4 की बात करते हैं। भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा विचार के लिए दायी है, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। पॉइंट 4 में कहा गया है कि भारत के बाहर अपराध जिसका ट्रायल भारत में हो सके, ठीक है। उसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने भारत से बाहर कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए भारतीय कानून के अनुसार उस पर भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है, तो उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा मानो उसने वह अपराध भारत के अंदर ही किया हो। अब बात करते हैं पॉइंट 5 के बारे में। इस संहिता के उपबंध। पॉइंट ए, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा। पॉइंट 5 में कहा है कि भारत के बाहर बैठे अपराधियों पर शिकंजा, यह कानून इन 3 मामलों में से भारत से बाहर किए गए अपराधों पर भी लागू होता है। पॉइंट ए, अगर भारत के किसी नागरिक ने विदेश में किया हो। पॉइंट बी, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत वायुयान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा। पॉइंट बी में कहा गया कि अगर अपराध दुनिया में कहीं भी लेकिन भारत में रजिस्टर्ड किसी जहाज से या हवाई जहाज पर किया गया। पॉइंट सी, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। पॉइंट सी में कहा गया है कि अगर विदेश में बैठा कोई भी व्यक्ति भारत में मौजूद किसी कंप्यूटर या डिजिटल सिस्टम को निशाना बनाता है, तो यह कानून वहां पर भी लागू होगा। स्पष्टीकरण, इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता है। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि यहाँ अपराध का मतलब यह है कि विदेश में किया गया ऐसा काम जो अगर भारत में किया जाता तो अपराध होता है। जैसे भारत का नागरिक क्या है, युगांडा में जाकर किसी की हत्या कर देता है, भले ही उसने अपराध देश में किया लेकिन भारत में वह जहां भी मिलेगा तो उस पर हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा और सजा दी जाएगी। 6 के बारे में बात करते हैं। इस संहिता में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभियोजन के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। सेक्शन 6 में कहा गया है कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों, अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले विद्रोह, नौकरी छोड़कर भागने से जुड़े मामलों पर यह कानून असर डालेगा।
क्योंकि उनके लिए अलग आर्मी नेवी एक्ट होते हैं। साथ ही किसी विशेष या स्थानीय कानून पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब सेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं। इस संहिता में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो। सेक्शन 2 कह रहा है कुछ शब्दों का क्या मतलब निकाला जाएगा। सेक्शन 2 में बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आप इस कानून को पढ़ेंगे तो कुछ शब्दों का क्या मतलब निकाला जाएगा। नंबर 1, कार्यों की आवली का उसी प्रकार बोधक है जिस प्रकार एक कार्य का मतलब है यहाँ पे कि कार्य में जहां भी कार्य शब्द आएगा उसका मतलब सिर्फ एक अकेला काम नहीं बल्कि कामों की एक पूरी सीरीज भी हो सकता है। जैसे किसी को लाठी से 10 बार मारना भी एक कार्य ही गिना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। जीव जंतु, मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी अभिप्रेत है। इसका मतलब है कि इंसानों को छोड़कर दुनिया का कोई भी जीवित प्राणी जैसे गाय, कुत्ता, पक्षी आदि कानून की नजर में जीवन जंतु कहलाएगा। नंबर 3, शिशु के बारे में बात करते हैं। शिशु से 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उसे इस संहिता के तहत शिशु या बच्चा माना जाएगा। नंबर 4, कुटकरण, कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के सदस्य इस आशय से करता है कि वह उस सदस्य से प्रवचना करे या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि उसके द्वारा प्रवचना की जाएगी, वह कुटकरण करता है, यह कहा जाता है। नंबर 4 में कहा गया है कि इसका मतलब है किसी एक चीज की नकल करके दूसरी चीज ऐसी बनाना ताकि किसी को धोखा प्रवचना दिया जा सके, या यह जानते हुए बनाना कि इससे कोई न कोई धोखा खाएगा। स्पष्टीकरण से समझते हैं। कुटकरण के लिए आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। स्पष्टीकरण फर्स्ट में कहा गया है कि नकली नोट या नकली सामान बनाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि नकल 100% असली जैसी ही हो। अगर वह इतनी मिलती जुलती है कि कोई आम इंसान धोखा खा जाए तो वह कुटकरण की श्रेणी में है। स्पष्टीकरण 2 के बारे में बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदस्य दे और सदस्य ऐसा है कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवचना हो सकती है तो जब तक कि प्रतिकूल साबित न किया जाए यह अवधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सदस्य बनाता है उसका आशय उस सदस्य द्वारा प्रवचना करने का था या वह यह संभावित जानता था कि उसके द्वारा प्रवचना की जाएगी। स्पष्टीकरण 2 का कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज बनाई है जो असली से बहुत मिलती जुलती है और उससे किसी को धोखा दिखा जा सकता है और उससे किसी को धोखा हो सकता है, तो कोर्ट सीधे यह मानकर चलेगा कि आपका इरादा धोखा देने का ही था। अब यह साबित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी कि आपका इरादा गलत नहीं था। ठीक है। नंबर 5, न्यायालय, वह न्यायाधीश जिसे न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है, या कोई न्यायाधीश निकाय जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा है, अभिप्रेत है। नंबर 5 का कहने का मतलब है कि कानून की नजर में न्यायालय का मतलब सिर्फ कोई इमारत नहीं बल्कि कोई एक अकेला जज या न्यायाधीश जिसे कानून ने अकेले फैसला सुनाने का अधिकार दिया है। ठीक है, यहाँ जजों का कोई समूह जिसे मिलकर काम करने का अधिकार मिला हो। शर्त यह है कि वह उस समय न्यायिक रूप में अपना काम कर रहे हो, यानी कि केस की सुनवाई या फैसला कर रहे हो। ठीक है, उसी को न्यायालय कहा जाएगा। 6 के बारे में बात करें। मृत्यु, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो मानव की मृत्यु अभिप्रेत है। मृत्यु का मतलब है जहां भी मृत्यु शब्द आएगा उसका सीधा मतलब इंसान की मौत से होगा, जबकि उस धारा में साफ तौर पर किसी जानवर या अन्य संदर्भ की बात न की गई है। बेईमानी की आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाष कारित करे
या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे। बेईमानी का मतलब है कि कानून में बेईमानी का एक खास पैमाना है। कोई भी काम बेईमानी तब कहलाता है जब उसे करने के पीछे का इरादा दो चीजों में से एक हो, जैसे सदोष अभिलाभ wrongful gain, किसी व्यक्ति को कानून नुकसान पहुंचाकर खुद का गलत तरीके से फायदा करना। सदोष हानि wrongful loss, किसी दूसरे व्यक्ति को उस चीज का नुकसान पहुंचाना जिसका वह कानूनी रूप से हकदार था। उदाहरण से समझते हैं, किसी से दूसरे की जेब से पैसा निकाल लेना, यह खुद का सदोष अभिलाभ हुआ और दूसरे को हानि पहुंची। ठीक है, मतलब खुद का फायदा करना और दूसरे को नुकसान पहुंचाकर खुद का फायदा सोचना। दस्तावेज, भारतीय में दस्तावेज कोई भी ऐसी चीज सामग्री जिस पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों के जरिए कोई बात लिखी या दर्ज की गई है, वह दस्तावेज है। बीएनएस में इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड जैसे ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज, ऑडियो, वीडियो को भी शामिल किया गया है, जिन्हें सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सके। स्पष्टीकरण, यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्षी किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकेगा या नहीं। स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है कि यह बिल्कुल मायने नहीं रखता है कि बात किस चीज पर लिखी गई है, कागज पर, पत्थर पर, लकड़ी पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर। और न ही यह मायने रखता है कि वह कोर्ट के लिए ही लिखी गई थी या नहीं। अगर उस पर कुछ दर्ज है तो वह डॉक्यूमेंट कहलाएगा, मतलब दस्तावेज कहलाएगा, कि चाहे उससे कोई रिलेटेड नहीं है कि वो किस चीज पर लिखा गया है। नंबर 9, कपट पूर्वक, ये कपट करने के आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है, अन्यथा नहीं। यहाँ कपट का मतलब है कानून में किसी काम को कपट पूर्वक या धोखेबाजी से किया गया तब माना जाता है जब उसे करने के पीछे का इरादा सिर्फ और सिर्फ धोखा करना हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसको ही कपट पूर्वक भारतीय न्याय संहिता के अनुसार माना जाएगा। नंबर 10, लिंग पुंलिंग वाचक शब्द वह है और उसके व्युत्पन्नों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह पुरुष, महिला या उभयलिंग हो। स्पष्टीकरण, उभयलिंग का वही अर्थ होगा जो उभयलिंग व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019-40 की धारा 2 के खंड 10 में है। इस पूरे कानून में जहां भी पुंलिंग शब्द जैसे वह, ही, उसका, उसका, उसकी का इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब सिर्फ पुरुष नहीं होगा, वह सब किसी भी व्यक्ति के लिए माना जाएगा, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो या उभयलिंग हो। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 11 की। सद्भाव पूर्वक कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती है जो समय, सतर्कता और ध्यान के बिना की गई हो, विश्वास की गई। सद्भाव पूर्वक, गुड फेथ, कानून की नजर में कोई भी काम नेक नियत या सद्भाव पूर्वक किया गया तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसे पूरी सावधानी, सतर्कता और उचित ध्यान के साथ न किया गया। इसको उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई डॉक्टर बिना उचित जांच पड़ताल किए जल्दबाजी में किसी मरीज को ऐसी दवा दे देता है जिससे उसकी जान को खतरा हो जाए, तो डॉक्टर यह नहीं कह सकता है कि उसने यह काम सद्भाव पूर्वक मरीज की भलाई के लिए किया था। नंबर 12 की बात करते हैं। सरकार से केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार अभिप्रेत है। सरकार का मतलब है कि कानूनी सरकार सब का मतलब केंद्र सरकार या देश की किसी भी राज्य सरकार से है।
श्रेय के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयु, गोला बारूद, वाहन के साधन देना या किन्हीं साधनों से, चाहे वह उसी प्रकार के हो या नहीं, जिस प्रकार से इस खंड में परगणित है, पकड़े जाने से बचने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता करना सम्मिलित है। श्रेय का मतलब है यहाँ कि किसी अपराधी या भागे हुए व्यक्ति को पुलिस से बचाने के लिए किसी भी तरह की मदद करना श्रेय कहलाता है। इसके दायरे में यह सब आता है जैसे रहने के लिए जगह, आश्रय, खाना पीना, पैसे या कपड़े देना, हथियार, गोला बारूद या आने जाने के लिए गाड़ी वाहन देना, किसी भी अन्य तरीके से उसे पकड़ने में आने से बचाने के लिए मदद करना, वह सब श्रेय के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं क्षति। कोई अपहानि, अभिप्रेत है किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति को अवैध रूप से कारित है। नंबर 14, क्षति का मतलब है कानून की नजर में क्षति या चोट का मतलब सिर्फ शरीर पर लगने वाले घाव नहीं है, बल्कि अवैध रूप से किसी व्यक्ति को पहुंचाया गया नुकसान क्षति है, जो 4 तरह की हो सकती है। जैसे इसमें होता है जैसे शरीर की क्षति, मारपीट या शारीरिक चोट पहुंचाना, मानसिक प्रताड़ना, तनाव देना, मानसिक हानि, किसी के घर या सामान को नुकसान पहुंचाना आदि, ये सब क्षति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 15 के बारे में, अवैध और करने के लिए वैध रूप से आवृत। वैध शब्द प्रत्येक उस बात को लागू है जो अपराध है या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आवृत कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। अवैध वह कार्य होता है जो एक अपराध हो या जिस पर कानूनी रोक या प्रतिषेध हो, या जिसकी वजह से किसी के खिलाफ दीवानी मुकदमा, सिविल केस मुकदमा चलाया जा सकता हो। और वैध वह कार्य होता है अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए कानूनी तौर पर तब बंधा हुआ माना जाता है जब उस काम को न करना उसके लिए अवैध या गैर कानूनी हो। जैसे अगर एक पुलिस वाले का अपराध को न रोकना या डॉक्टर का इमरजेंसी में इलाज न करना। हम नंबर 16 की बात करते हैं, न्यायाधीश। ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो शासकीय रूप से न्यायाधीश के रूप में अधित किया गया है। इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी आता है। न्यायाधीश सिर्फ वही नहीं है जिसका ऑफिशियल पद, नाम, जज हो। इसके तहत हर वह व्यक्ति आता है जिसे कानूनी किसी भी सिविल आपराधिक मामले में अंतिम फैसला सुनाने की शक्ति दी हो, या ऐसा फैसला सुनाने की शक्ति दी हो जिसके खिलाफ अगर अपील न की जाए तो वह अंतिम बन जाए, या वो जजों, अधिकारियों के उस समूह निकाय का हिस्सा हो जिसे फैसला सुनाने का अधिकार प्राप्त हो। कोई भी मजिस्ट्रेट जो किसी आरोपी पर लगे आरोपों की सुनवाई कर रहा है और जिसे कानून उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाने या जेल भेजने की शक्ति मिली हुई है, वह कानून की नजर में एक न्यायाधीश है। ठीक है, भले ही उसके फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जा सकती है। जीवन 17, जीवन जब तक समाज से प्रतिकूल न हो किसी मानव का जीवन अभिप्रेत है। यहाँ जीवन शब्द से मतलब है कि इस कानून में जहाँ भी जीवन शब्द का इस्तेमाल होगा उसका सिर्फ और सिर्फ इंसान के जीवन से निकाला जाएगा, तब तक कि वहां किसी जानवर या अन्य संदर्भ की बात खुलकर न लिखी गई। 18, स्थानीय विधि। ऐसी विधि अभिप्रेत है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू हो। यहाँ स्थानीय विधि का मतलब है ऐसा कानून जो पूरे देश भारत पर लागू नहीं होता है, बल्कि भारत के किसी खास हिस्से, राज्य या क्षेत्र जैसे केवल महाराष्ट्र या दिल्ली विशेष जनजातीय क्षेत्र में ही लागू हो। ठीक है, 19, पुरुष से किसी भी आयु का
मानव नर अभिप्रेत। उसका मतलब है पुरुष शब्द के दायरे में किसी भी उम्र का मानव नर आता है, यानी एक दिन के नवजात लड़के से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक सभी कानून की नजर में पुरुष के तहत आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 20 मास और वर्ष। जहाँ कहीं मास शब्द या वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां यह समझा जाना है कि मास और वर्ष की गणना ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जानी है। मास और वर्ष का मतलब कि कानून में जहां भी महीना या साल शब्द आएगा, उसकी गिनती हिंदू कैलेंडर या किसी अन्य कैलेंडर के हिसाब से ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी अंग्रेजी कैलेंडर जनवरी से दिसंबर वाली गणना के अनुसार की जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं 21 के बारे में। चल संपत्ति के अंतर्गत भूमि और वह चीजें जो भूगर्भ है या भूगर्भ किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई है के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। यहाँ चल संपत्ति का मतलब वह हर प्रॉपर्टी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, वह चल संपत्ति है। लेकिन इसमें दो चीजों को बाहर रखा गया है, जैसे जमीनी भूमि क्योंकि इसे खिसकाया नहीं जा सकता है, भूगर्भ चीजें यानी जो चीजें जमीन से जुड़ी है जैसे पेड़ मकान से स्थायी रूप से जकड़ी हुई है, जैसे दीवार में फिट खिड़की या भारी मशीनें। शॉर्ट में समझते जमीन और मकान को छोड़कर बाकी सब जैसे गाड़ी पैसे मोबाइल यहाँ तक कि कटा हुआ पेड़ भी चल संपत्ति ही माना जाएगा। ठीक है, अब 22 के बारे में बात करते हैं। वचन। जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, वचन एक वचन के घोतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन भी है और बहुवचन के घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन भी है। यह वचन शब्द का मतलब है जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल उल्टा न लगे तब तक कानून पढ़ते समय एक वचन लिखा है बहुवचन भी शामिल माना जाएगा। जहां बहुवचन लिखा है वहां एक वचन भी शामिल माना जाएगा। उदाहरण से समझते हैं, अगर लिखा है कि अपराधी को सजा मिलेगी तो इसका मतलब यह भी है कि अगर एक से ज्यादा अपराधी है तो उन सबको भी सजा मिलेगी। ठीक है, नंबर 23 शपथ के अंतर्गत किसी शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत है आती है। यहाँ शब्द का तात्पर्य यह है कि कोर्ट या किसी सरकारी अधिकारी के सामने सच बोलने के लिए ली जाने वाली गवाही या कसम, इसके इरादे में धार्मिक शपथ के अलावा कानूनी या गैर सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान बिना धर्म के नाम की सच बोलने का वादा और कोई भी ऐसी कानूनी घोषणा आती है जिसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाना है। नंबर 24 अपराध उपखंड ख में उल्लेखित अध्यायों और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई बात अभिप्रेत है। सामान्य तौर पर अपराध का मतलब हर वह काम है जिसके लिए इस संहिता में बीएनएस में सजा तय की गई है, लेकिन इसके दो विशेष हिस्से कैक है जो इसका दायरा बढ़ाते हैं। ठीक है, नंबर 25 लोगों की किसी आवली का उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एकल लोक का है। लोक का मतलब होता है कोई ऐसा जरूरी काम न करना जिसे करने के लिए आप कानूनी रूप से बाध्य थे, जैसे ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर का मरीज का इलाज न करना। कानून कहता है कि जहां लोक लिखा है उसका मतलब सिर्फ एक बार काम छोड़ना नहीं बल्कि लगातार कई बार काम न करना लोक का सिलसिला भी हो सकता है। ठीक है, 26 व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी कंपनी या संगठन या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं आता है।
व्यक्ति का मतलब है कि कानून की नजर में व्यक्ति का मतलब सिर्फ एक जीता जागता इंसान नहीं होता है। इसके दायरे में कुछ चीजें आती है, जैसे कोई भी कंपनी, जैसे रिलायंस, टाटा आदि, कोई भी एसोसिएशन, संगठन, संस्था, संगम, लोगों का कोई भी समूह, बॉडी, व्यक्ति, निकाय, चाहे उसका कानूनी रूप से रजिस्ट्रेशन निगमन हुआ हो या नहीं। इसको उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई कंपनी किसी के साथ धोखाधड़ी करती है तो कानून की नजर में उनसे पूरी कंपनी पर एक व्यक्ति की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है। मतलब अगर कोई कंपनी किसी के साथ धोखा करती है तो उस कंपनी पर एक व्यक्ति की तरह ही मुकदमा चलाया जा सकता है। 27 लोग के अंतर्गत कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय आता है। लोग का मतलब है, लोग या पब्लिक शब्द का मतलब सिर्फ देश की पूरी जनता नहीं है, समाज का कोई भी छोटा या बड़ा वर्ग, कोई भी समुदाय कानून की नजर में लोग पब्लिक कहलाएगा। इसको उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी खास कॉलोनी के लोगों या किसी खास समाज को परेशान करता है तो यह माना जाएगा कि उसने लोग पब्लिक को नुकसान पहुंचाया है। लोक सेवक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णों में से किसी के अधीन आता है। अर्थात आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।